चंद्र प्रकाश गंगा जी की एक खासियत तो आपको पता चल गई होगी कि ये झूठ नहीं बोलते, लोगों की चप्पलें नहीं घिसवाते, चक्कर नहीं लगवाते, काम होना हो तो तुरंत करते हैं, नहीं होना हो तो बता देते हैं। इसमें इतनी ड्रग्स बिकती है, यहाँ से 500 मीटर दूर ये घर है, दिन रात वो बेचते हैं। एक हमारे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन है, उसकी बैक साइड में, और वही लोग ड्रग्स बेच रहे हैं। तो बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, जब उनको कहोगे भाई कि क्यों नहीं छोड़ते, तो कहते नहीं छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाएंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे। जो लोग, मैं कहता हूँ कि जो गोली लेके आ रहे हैं, इनसे तो वो बेहतर है, इनको भी गोली मारनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि इस पे बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ड्रग्स के मामले में जो ड्रग्स में मुलव्विस हो उसको सीधा गोली मार देनी चाहिए। मान लीजिए कोई पुलिस वाला इसमें मुलव्विस है या कोई बड़ा लीडर इसमें मुलव्विस है, पैसों के लालच में कोई ऐसा इंसान जिस पे पब्लिक भरोसा कर रही है और वो इसमें मुलव्विस है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको तो फांसी होनी चाहिए सीधी। अगर मैं आपको गिनती बताऊं तो आपको हैरानगी होगी, रोज डेली एक दो बच्चा जो है डेली मर रहा है। बिल्कुल। आज आप काम कर रहे हो, आपका बच्चा जाता है स्कूल में, आप बोर्डे में डाल देते हो, वहाँ उसको ड्रग्स वाला मिल जाता है, आपकी क्या हालत होगी जब आपका बच्चा आपके सामने मर रहा होगा। एक पिक्चर आई है आपकी, पता नहीं 86 जो जम्मू में कोई डोगरे की पिक्चर आई है। उस वक्त क्या था कि गैंग ही गैंग हो गए थे, ये जी फलाना गैंग है। मतलब लोग ये कहते थे कि आज तो कुंवारे हैं, जब इनकी शादियां होंगी तब डोगरी में कहते हैं ना, फिर एक दूसरे के चूंडे पकड़ेंगे, ये होगा, लड़ाई होगी, वो होगी। तो चारों की शादी भी हो गई, चारों के बच्चे भी हो गए, चारों के बच्चों की शादियां भी हो गई। राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहा जाता है क्योंकि इतना अच्छा आपकी बॉन्डिंग है। लोग कहते थे कि हाँ देखना, जब अभी बड़े भाई भाई साथ में हैं, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर शायद बदलाव आए। तो कभी आपको ऐसा डर लगा कि मेरा बड़ा भाई जो मेरा बाप के समान है, वैसे ही ख्याल रखता है, कहीं बदल तो नहीं जाएगा? लेकिन फादर साहब हमारे एक बात कह गए थे कि मुट्ठी को बंद रखना, जी खुल गई ना तो फिर इसकी कीमत नहीं है। लोग कहते हैं ਜਿਹੜੇ घर ਭੈੜੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ भी ਭੈੜੇ। तो जो घर में अपने भाइयों को, माता पिता को धिक्कारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म करते हैं, वो समाज को क्या देंगे। दो चीज़ें होती हैं, दान देने के लिए दिल भी चाहिए होता है। वो नहीं होता कि लोगों को, मैंने बड़े लोग देखे हैं कि ऐसे ऐसे इनके पास पैसा होता है कि बेड भरे होते हैं, बाद में कभी जब रेड होते हैं तो बड़े बड़े खजाने निकलते हैं, लेकिन जब दान लेने जाओ तो एक पैसा भी देना गवारा नहीं करते। हमारे 2 नंबर हैं, एक तो 9419199053, एक मेरा जो निजी नंबर है जो मेरे पास रहता है वो 9906122466 है। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। जेके मीडिया में आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूं मैं विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जिनको आप सभी ने मिलकर जिताया है। और मेरे साथ इस वक्त विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा जी मौजूद हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। लोगों ने बहुत विश्वास के साथ आपको जिताया और बहुत बड़े मार्जिन के साथ आप इस बार इलेक्शन जीते, तो क्या कहेंगे कि लोगों की जो उम्मीद है उन पर खरा उतरने की किस तरह की कोशिश है आप? चाहे सत्ता में रहे या चाहे ना रहे, लेकिन जनता के बीच में रहे, डाउन टू अर्थ रहे। हमेशा एक जो जुड़ाव होता है, कि रिश्ता होता है, जो वो हमने कायम किया है। हमने कभी भी वोटर को उस नज़र से नहीं देखा है। बेसिकली जो मकसद होता है कि वो है कि हम समाज को क्या दे सकते हैं, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कर सकते हैं, वो हमने किया है। तो इससे पहले कि हम जाने कि अभी तक आपका सफ़र कैसा रहा, आगे आपने सफ़र के लिए क्या कुछ सोचा हुआ है, लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की आपकी किस तरह की कोशिशें हैं, उससे पहले हम थोड़ा बहुत जानेंगे मिजाज, क्योंकि मिजाज से ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों की ये कंप्लेन रहती है कि एक बार जिताने के बाद इंसान बड़ा बन जाता है, पावर में आ जाता है, पोस्ट मिल जाता है, तो उसके बाद क्या वो इंसान वो रहता है या नहीं रहता है? तो आपको लगता है कि आप वही हैं जो जीतने से पहले थे, जो अब जीतने के बाद हैं?
मुझे तो जीतने और उसमें कोई फ़र्क नहीं लगता। जिस तरह से लोग रोज़मर्रा हमारे पास आते थे, उनके काम होते थे और पूरी शिद्दत के साथ हम उनके काम करते थे। हम चाय की दुकान पे बैठते हैं तो वहाँ भी बैठते हैं, अगर लोगों में जाना है तो सादगी से रहते हैं, उनके सुख दुख में भी शामिल होते हैं। उनका जो भी कार्य हमारे से बन पाता है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मेरी सबसे अलग है बाकी वालों से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। जो आता है उसको क्लियर कट मैसेज दिया जाता है कि अगर आपका काम होने वाला है तो तुरंत करना है, उसको डिले नहीं करना है, उसको चक्कर नहीं लगवाने हैं, उसके बूट नहीं घिसवाने हैं। जो नहीं हो सकता है उसका रीज़न बताना है कि ये कानूनी तौर पे ये काम नहीं हो सकता। तो लोग उस चीज़ को बड़ा लाइक करते हैं कि एक सच्चाई से जो चलने वाला आदमी है उसको ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो चंद्र प्रकाश गंगा जी की एक खासियत तो आपको पता चल गई होगी कि ये झूठ नहीं बोलते, लोगों की चप्पलें नहीं घिसवाते, चक्कर नहीं लगवाते, काम होना हो तो तुरंत करते हैं, नहीं होना हो तो बता देते हैं। तो लोगों से मुलाकात करने का आपने कुछ वक्त रखा हुआ है, जो लोग आप तक पहुंचना चाहते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्या जरिए? आपको कॉल करना है, आपके घर आना है, आपके ऑफिस आना है, किस टाइम पे आना है, क्या? देखिए ऐसा है कि एक तो मोबाइल फ़ोन तो हमारा ऑन ही रहता है और जो कार्यकर्ता हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं, मेरे सपोर्ट में मेरी फैमिली रहती है, हमारे छोटे ब्रदर हैं, जय जी हैं। लेकिन हमारी रूटीन है कि 10 बजे से लेकर लगभग 12 बजे तक अगर कोई ज़रूरी असाइनमेंट ना हो तो 2 घंटे जो है वो पब्लिक टाइम होता है। लोग आते हैं, उनको पता है कि 10 बजे बैठते हैं, 10 बजे तक लोग आ जाते हैं। इस वक्त सर्दियों का मौसम है, धूप में बैठ जाते हैं, गर्मियों का था तो अंदर बैठ जाते थे। यानी आपको कॉल करे तो आप कॉल उठाते हैं, सुनते हैं, मिलने आए हो तो आप दरवाजे से बाहर नहीं भेज देते हैं, आप उनको मिलते हैं। पॉलिटिक्स में आने का मुझे तो सीट जो है वो 96 में भी मिल जाती थी, क्योंकि हमारा परिवार प्रजा परिषद का परिवार है और हमारे ताया जी, मेरे पिताजी, उन्होंने जेलें काटी हैं, जो 53 में भी जेलें काटी हैं, 75 में भी जेलों में रहे। तो साल एक उस वक्त पिताजी टीचर थे और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी थे, तो हमने वो टाइम भी देखा हुआ है। बड़े मुश्किल हालात थे। पॉलिटिक्स से अछूता नहीं है। जब वो रोज़ की न्यूज़ देखता है, आज आप देख रहे हो जैसे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो अभी ड्रग्स का जो चलन बड़ा है, हर एक इंसान परेशान है। तो हर कोई चाहता है कि कोई बड़ा फैसला जो है वो होना चाहिए सरकार की तरफ ड्रग्स की आपने बात की, ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सलूशन हो सकता है अगर आपको पूरी तरह से ये पावर दे दी जाए कि आपको इसका सलूशन निकालना है, तो ड्रग्स को लेकर आप क्या सलूशन निकालेंगे? मैडम मैं थोड़ा सा हार्ड लाइनर हूँ। जी। एक पिक्चर आई है आपकी, पता नहीं 86 जो जम्मू में कोई डोगरे की पिक्चर आई है। उस वक्त क्या था कि गैंग ही गैंग हो गए थे। ये जी फलाना गैंग है, मतलब अब क्या नाम क्या लेने हैं उनके। लेकिन गवर्नमेंट ने जब फैसला कर लिया ना कि ये गैंग जो है ये ख़त्म होने चाहिए, और फिर उनके इनकाउंटर हुए तो कोई मर गए, कोई भाग गए, कोई जेलों में चले गए। जब सरकार चाहेगी पूरी तरह से कि इसको करना है, क्योंकि अभी तक 2 चीज़ें जो है इसमें जो हावी हो रही हैं, वो ये है कि पहले पंजाब में ये होता था ड्रग्स का, आज पाकिस्तान से जो ड्रग्स आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो पेडलर हैं जो आगे रिटेल का काम कर रहे हैं, मैं कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर सबसे ज़्यादा ड्रग्स यहाँ बिक रही है तो जहाँ जहाँ भी हमारे हॉट स्पॉट हैं, मेरे पड़ोस में इतनी ड्रग्स बिकती है, यहाँ से 500 मीटर दूर ये घर हैं, दिन रात वो बेचते हैं। वो वही लोग हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट की हुई है। एक हमारे बड़ी ब्राह्मणा पुलिस स्टेशन है, उसकी बैक साइड में, और वही लोग ड्रग्स बेच रहे हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि अब बिल्कुल वही लोग हैं। अब तो इन्वॉल्वमेंट जो है, जो लोग, आपने देखा होगा इसका सिस्टम क्या रहता है। जैसे मान लो किसी आदमी के पास पैसे नहीं है तो वो कहते हैं आप कस्टमर दे दो, आपको फ्री मिलेगी।
तो दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हो गए जो इसका एडिक्शन हो जाती है जब, तो बड़े अच्छे अच्छे लड़के हैं, जब उनको कहोगे भाई कि क्यों नहीं छोड़ते, तो कहते नहीं छोड़ नहीं पाते, छोड़ नहीं पाएंगे, मर जाएंगे लेकिन नहीं छोड़ पाएंगे। तो ऐसे नशा आ गया है। मैं तो कहता हूँ कि इनका जो सही इलाज है वो तो बस एक हार्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है। जैसे पत्थरबाजों के ऊपर लिया था ऐसे इनके ऊपर भी लिया जाए। जैसे जो लोग, मैं कहता हूँ कि जो गोली लेके आ रहे हैं, इनसे तो वो बेहतर है, इनको भी गोली मारनी चाहिए। मतलब आपका कहना है कि इस पे बहुत स्ट्रिक्ट होना चाहिए, इसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ड्रग्स के मामले में जो ड्रग्स में मुलव्विस हो उसको सीधा गोली मार देनी चाहिए। इस लेवल का स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है वो लेना चाहिए। पर उसी के साथ आप ये बताइएगा, अगर आपने कहा कि जो इसमें मुलव्विस हों तो उनके साथ ऐसा करना चाहिए, जो पोस्ट में होके मुलव्विस होते हैं, मान लीजिए कोई पुलिस वाला इसमें मुलव्विस है या कोई बड़ा लीडर इसमें मुलव्विस है, पैसों के लालच में कोई ऐसा इंसान जिस पे पब्लिक भरोसा कर रही है और वो इसमें मुलव्विस है, उसके साथ क्या होना चाहिए? उसको तो फांसी होनी चाहिए सीधी, उससे नीचे तो कोई बात ही नहीं है। क्योंकि जो जनरेशन तबाह कर रहा है आज जम्मू में जो हालत है, अगर मैं आपको गिनती बताऊं तो आपको हैरानगी होगी। रोज डेली एक दो बच्चा जो है डेली मर रहा है, बिल्कुल डेली। ये और बहुत सीरियस मैटर है। अब मैं ये कहता हूँ कि अब हमने उस विकास को क्या करना। अगर हमारी जनरेशन, आज आप काम कर रहे हो, आपका बच्चा जाता है स्कूल में, आप बोर्डिंग में डाल देते हो, वहाँ उसको ड्रग्स वाला मिल जाता है, आपकी क्या हालत होगी जब आपका बच्चा आपके सामने मर रहा होगा। तो ये तो बहुत सीरियस मैटर है, इसको सरकार ने हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैंने 2-4 बार इस पर बात रखी भी है, स्ट्रांगली रखी है कि इसके लिए टास्क फोर्स बनाई जाए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है, दुख की बात ये है कि जो लोग मोबाइल स्मगलिंग करते हैं वही ये काम कर रहे हैं और वो कानून को नहीं मानते हैं। अगर पुलिस सामने आती है तो गाड़ी ऊपर चढ़ा देते हैं। जेल में जाना उनके लिए एक क्वालिफिकेशन बन जाती है कि हम एक क्वालिफाइड बदमाश बन गए। तो ये जो क्वालिफाइड बदमाश है इनको तो बिल्कुल रिमूव करना चाहिए, ये समाज में रहने नहीं चाहिए। या तो उनका ठिकाना जेल में है या कब्र में। बिल्कुल। तो जैसे कि आपने भी जिक्र किया कि इससे पहले आपके बहुत सारे बिजनेस थे जो आप संभालते थे पॉलिटिक्स में आने से पहले, और पॉलिटिक्स में आने का आपका कोई खास मन नहीं था क्योंकि जाहिर तौर पर कोई कमी नहीं थी। तो कौन सा ऐसा मूवमेंट था, कौन सा ऐसा पल था जब आपके जहन में आया नहीं मुझे अब पॉलिटिक्स में जाना है? कौन सा ऐसा बदलाव आप करना चाहते थे? सबसे बड़ी चीज़ है कि आपने देखा एक दौर था जब कश्मीरी पंडित वहाँ से वापस इधर जम्मू में आ गए, और ये क्रम जो है डोडा और किश्तवाड़ में भी चला, रामबन में भी चला। और आपने देखा बारातों की बारातें मार देते थे। तो यहाँ पर लोगों पर एक मानसिक दबाव था, और मैंने अपने आप को ये समझा कि हम अगर संपन्न लोग अगर अपने आप को आगे फ्रंट फेस पे नहीं लाएंगे तो जुल्म होता है। तो जुल्म बढ़ेगा। और उन लोगों को जो नेशनलिस्ट फोर्सेस थी, जो दबी हुई थी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए हमने आगे बढ़े। नहीं तो पहले ये लगता था कि बड़े लोग हमें ये कहते भी थे, और हमने अपने कानों से भी सुना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप 10-20 साल यहाँ पर रहोगे, उसके बाद ये छोड़ना ही पड़ेगा। तो हमने यही प्रण लिया कि अगर इस धरती माँ ने हमें पैदा किया तो मरना भी हमने यहीं पर है, कहीं बाहर जाके नहीं मरेंगे। अगर मरना है तो यहीं मरेंगे। फ्री टाइम में आप अक्सर क्या करते हैं? फ्री टाइम में मेरी 2 ही चीज़ें हैं। मैं गो वक्त भी हूँ, जो मेरे पास समय होता है। फैमिली की बात करें, आपकी इतनी बड़ी फैमिली है, इतने भाई बहन और फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, तो सबसे ज़्यादा क्रेडिट, सबसे ज़्यादा श्रेय आप अपनी फैमिली में किसको देंगे जहां पर आप हैं वहां के लिए? देखिए, सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी, वैसे तो चारों करते हैं, उनका अब तरीका अलग अलग, हर एक का अलग अलग होता है। अब परिवार में जैसे शादी होती है तो किसी को डेकोरेशन दी जाती है, किसी को भोजन का दिया जाता है। तो ऐसे ही
सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मुझे जय जी की है, जो मेरे यंगेस्ट ब्रदर हैं। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट है उनकी। जैसे जय जी हैं, बाकी कार्यकर्ता तो एक संगठन है, वो तो है ही है, लेकिन परिवार में हर एक की, मेरी भाभी है, मेरी बहुएं जो हैं वो कैंपेन में सारी ग्रुप बना के निकली थी, हर घर तक वो गई। तो लोग ये महसूस करते थे कि देखो जी कितनी सादगी से ये बेटियां हैं, इनकी बहुएं हैं, कितनी सादगी से आती हैं लोगों में जाके वोट मांगना प्यार से। जयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपने क्या देखा, कौन सी कमियां खामियां ज़्यादा हैं जिन्हें आप सबसे पहले पूरा करने वाले हैं? देखिए, सबसे विजयपुर में मैं जब से मैं 2014 से जीता हूँ, मेरे ख्याल में जितनी डेवलपमेंट तब से हुई है, इतनी तो पूरे 70 सालों में नहीं हुई थी। उस वक्त हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रामगढ़ भी होती थी। अगर आपको कभी समय मिले तो आप ज़रूर जाना, आप चांबले हाल जाना, आप वहाँ पर जाना, बामू चक जाना, आप नंगा जाओ, आप आनंदपुर जाओ, आप सड़कों का जाल देखो, आप हैरान रह जाओगे कि इंटरनल रोड भी कोई नहीं रही है वहाँ की। और मेरा फोकस ज़्यादा वहाँ रहता था, एक स्पोर्ट्स पर और एक एजुकेशन पर। तो मैंने बहुत से स्कूल जो हैं उनका जीर्णोद्धार किया था। बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए अब इनकी फैमिली से आपकी मुलाकात करवाती हूँ, क्योंकि वो इनके बारे में हमें ज़्यादा बता पाएंगे, हम ज़्यादा इनके मिजाज के बारे में, किस तरह के ये इंसान हैं, ये समझ पाएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं। एमएलए विजयपुर चंद्र प्रकाश गंगा के बड़े से घर में जाने से पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये छोटी सी कुटिया जो उनके घर के बिल्कुल बाहर है। इनके माता पिता यहाँ रहा करते थे और ये आप देख सकते हैं कच्चा घर जो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। इसे सुच्चा करने के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि गोबर से इसे साफ किया जाता है, और जो यहाँ पे फीलिंग आती है कच्चे मकानों में, कुटिया में, ऊपर भी आप देख सकते हैं पूरी कुटिया है ये, और ये इनके माता पिता की तस्वीर है जो इन्होंने यहाँ पर लगाई हुई है इनके याद के तौर पर। और बहुत साल पहले जब इनके माता पिता हुआ करते थे तो इसी कुटिया में वो जिंदगी गुजारा करते थे। तो चलिए अब इस छोटी सी कुटिया के बाद जहाँ इनके माता पिता रहते थे, अब चंद्र प्रकाश गंगा जी जहाँ रहते हैं, आपको मैं वहाँ लिए चलती हूँ। तो उस कुटिया से हम पहुँच गए हैं चंद्र प्रकाश गंगा जी के घर में, और इस वक्त हम उनके घर में मौजूद हैं। उनके परिवार वालों से आज सभी से तो नहीं मिला पाएंगे क्योंकि सभी यहाँ मौजूद नहीं हैं, पर इन्होंने इंटरव्यू में जिक्र किया था कि एक वो शख्स जिसको ये सबसे ज़्यादा श्रेय देंगे यहाँ तक पहुँचने का, इनका छोटा भाई है मेरे साथ, जयराम शर्मा जी। तो चंद्र प्रकाश गंगा जी, आपने इनका जिक्र सबसे ज़्यादा इसमें किया, क्या वजह है? देखिए, सबसे पहली ये चीज़ है कि हमने सियासत को कभी सियासत के रंग से नहीं किया। हमने जैसे एक पूजा करते हैं, सेवा है, उस भाव से किया है। और वो जो कमिटमेंट है मेरे पूरे परिवार की और जय जी की, और जय जी को आज मैं कहूँगा कि हमने गोदी में भी खिलाया है और 60 साल लगातार उंगली पकड़ के चल रहे हैं। एक दिन भी हम एक दूसरे से अलग नहीं रहे हैं, चाहे वो बिजनेस था, चाहे 2 ब्रदर मेरे बैंक में थे, और उन्होंने तो 2004 में BRS लिया था, तब उन्होंने बिजनेस को संभाला और मैं बिल्कुल फ्री हो गया। अब मेरी रोजी रोटी जो है वो वही चलाते हैं, छोटे चलाते हैं, ये चलाते हैं। तो मैं तो बिल्कुल 100% एक ही साइड में चलता हूँ। और दूसरा जो है, परिवार के साथ साथ हम संगठन को नहीं भूल सकते। हमारा संगठन बहुत मजबूत है और जो कार्यकर्ता है वो भी हमारे परिवार की तरह है। बिल्कुल, सियासत को एक मिनट के लिए हम साइड पे करेंगे, पर आजकल के ज़माने में जहां भाई भाई का नहीं है, वहां पे एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल चंद्र प्रकाश गंगा जी, उनके बाकी भाई और जयराम शर्मा जी ने कायम की है। जैसे इन्होंने कहा कि करीबन 65 साल हो चुके हैं, एक दिन के लिए भी अपने भाई से ये अलग नहीं रहे हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ इनका काम है, एक
साथ चलते हैं। तो अगर पॉलिटिक्स की बात ना करें तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी एग्जाम्पल है पूरे समाज को देने वाली, जो ये दोनों भाई आज साथ में कंधे से कंधा मिलाए खड़े हुए हैं, वो भी समाज के लिए। तो जयराम, मुझे एक बात और कहनी है। अब ये बात आई है तो जब हम छोटे थे, बेसिकली हम 5 भाई हैं, तो एक हमारे भाई जम्मू में रहते हैं, वो मेरी मदर ने उनको गोद लिया था, तो वो भी हमारे साथ रहे। और लोग ये कहते थे कि आज तो कुंवारे हैं, जब इनकी शादियां होंगी तब डोगरी में कहते हैं ना, फिर एक दूसरे के चूंडे पकड़ेंगे, ये होगा, लड़ाई होगी, वो होगी। तो चारों की शादी भी हो गई, चारों के बच्चे भी हो गए, चारों के बच्चों की शादियां भी हो गई, उनके आगे बच्चे भी हो गए। तो अब एक मेंबर सिर्फ रह गया है, जय जी का एक बेटा है, तो उसकी भी शादी जल्द हो जाएगी। तो आज तक परिवार नहीं बिखरा है, इकट्ठे रहते हैं। सुबह अपना अपना जो भी नियम होता है, सैर करके, योग करके, तो 7 बजे के बाद जब अखबार पढ़नी है तो आज भी चारों भाई इकट्ठे बैठते हैं, रोज़ बैठते हैं। ये एक दिन नहीं, डेली इकट्ठे बैठते हैं, आज भी बैठते हैं। वो पिताजी की और हमारे माताजी की देन है, जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए। और आज भी हमें महसूस होता कि जो हमारी अगली जो पीढ़ी है वो भी शायद नहीं बिखरेगी, वो भी साथ ही चलेंगे। वाह, जैसे इनके परिवार में ये परंपरा कायम रही एक साथ हमेशा चलने की, हमेशा आगे बढ़ने की, मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि सबके परिवार में ऐसा होना चाहिए। तो जयराम शर्मा जी, आप बताइएगा कि गंगा प्रकाश जो है चंद्र प्रकाश गंगा जी, वो बचपन से कैसे आपके साथ रहे? बिल्कुल जैसे भाइयों की तरह, दोस्तों की तरह हम दोनों इकट्ठे मिल कर के चारों, हम आपस में हमारा बहुत प्रेम है। कई दिन तो महीने के मेरे ख्याल 15-20 दिन तो हम इकट्ठे खाना भी खाते हैं, तो अच्छा लगता है। भाई साहब की तरफ से मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे आप मुझे पूछ रहे थे, मैं आपको बताऊं कि भाई साहब ने आपको पहले बताया कि हमारा परिवार जो है वो आंदोलनकारी रहा है। तो हमारे बड़े ताया जी, जिनसे हमने प्रेरणा ली और जिन्होंने 53 का ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ जिन्होंने जेल काटी, तो वो हमें कहानियाँ सुनाते थे कि कैसे एक विधान, एक निशान, एक पर हम चले। तो उसी तरह हमारे पिताजी 75 में, जैसे इमरजेंसी में, वो भी जेल में रहे। तो वो सब चीज़ें देख करके हमारे मन में भी कुछ जुनून था कि हम भी कुछ देश के लिए, ख़ास करके जम्मू कश्मीर के लिए हम भी कुछ करेंगे। तो जैसे ही भाई साहब हमारे एक्टिव पॉलिटिक्स में आए 2002 में, तो इनका साथ देना हमारा फ़र्ज़ था, क्योंकि हम भाई थे। भाई के साथ साथ हमारे कार्यकर्ता, मैं कहता हूं कि धन्य है हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता। तो उस वक्त तो खाली आंदोलन ही हुआ करते थे, ना कि कुछ और हमारी कोई यहाँ पर कोई कारपोरेशन भी नहीं थी, ना कोई हमारा कोई एमएलए होता था। तो 2008 का जब आंदोलन हुआ हमारा, तो भाई साहब जेल में गए थे। तो इनके पीछे से सारी कमांड जो है ना, ये हम देखते थे। जी। तो इलेक्शन मैनेजमेंट से लेकर के जो भी काम होता था, संगठन का काम, जो पार्टी का आदेश आता है, शायद इनको ना आए, मुझे पहले आता है। जी। तो अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित रखना, ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन, तालमेल आप लोग दोनों का है कि आप हों, ये हों, एक ही बात है। पर अगर आप 1 मिनट के लिए अगर भूल जाएं कि ये एमएलए हैं, सिर्फ भाई के तौर पर बात करेंगे, सिर्फ आप दोनों भाई हैं। मैं चाहती हूँ ये मैसेज हर किसी परिवार तक पहुँचे, जैसे आप रहते हैं, हर भाई भाई रहे। तो आपको राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इतना अच्छा आपकी बॉन्डिंग है। तो जब ये कोई ऐसा मोमेंट आप बता सकते हैं, कोई ऐसा पल, बहुत यादगार पल जो आपने चंद्र प्रकाश गंगा जी के साथ बिताया हो? मैडम जी, ये तो हमेशा हमारे साथ
पल पल में रहे। बचपन में कभी? मैं कहता हूँ कि ये भाई साहब हमारे टीचर भी रहे हैं, ये फिज़िकल टीचर भी रहे हैं, इन्होंने शायद आपको बताया नहीं होगा। ये उसके बाद में एजुकेशन CPED की इन्होंने, तो उसके बाद ये फिज़िकल टीचर थे। तो मैं कहता हूँ कि जब ये टीचर थे तो मैं पढ़ता था, तो जितने भी पैसे चाहिए होते थे इनसे मांग लेते थे, और क्या है। और ये आपस में चलता रहता, अब तक चलता है कि कहते हैं यार कितने चाहिए, क्योंकि माँ बाप तो उतने ही देते थे ना उस वक्त। तो मतलब हर वक्त मैं कहता हूँ कि बिजनेस में क्या और कोई मुसीबत आई या कोई आई, इकट्ठे हो जाती है। लेकिन फादर साहब हमारे एक बात कह गए थे कि मुट्ठी को बंद रखना, जी खुल गई ना तो फिर इसकी कीमत नहीं है। तो वो बात हमने अभी भी अपने मन में रखी है, बाकी भगवान चलाने वाला आता है। कोई ऐसा पल जब अपने बड़े भाई को देख के आपकी आंखों में खुशी के आंसू आए हों? मैडम वो तो आ जाते हैं जब, यही मैं आपको बताऊं, जिस दिन इलेक्शन का लास्ट में अंदर काउंटिंग में था, तो मैंने शायद इनकी 2-4 बार शक्ल भी नहीं देखी होगी पूरी इलेक्शन में, क्योंकि पूरे इवेंट मैनेजमेंट मैं करता था कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल। तो मैं इनके साथ मिलता था, शाम को 10 मिनट बैठते थे, फिर सारे काउंटिंग के वो भरे। फिर जब मैं अंदर से आया तो मैंने इनको फ़ोन किया, भाई साहब 19,000 की लीड है, आ जाओ। तो जब हम मिले तो फिर तो कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे लोगों ने, जैसे चंद्र प्रकाश गंगा जी ने बोला कि लोग कहते थे कि हाँ देखना जब अभी बड़े भाई भाई साथ में हैं, शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, बच्चों की शादी हो जाएगी, फिर शायद बदलाव आए। तो कभी आपको ऐसा डर लगा कि मेरा बड़ा भाई जो मेरा बाप के समान है, वैसे ही ख्याल रखता है, कहीं बदल तो नहीं जाएगा कभी जब शादी होने लगी या कुछ बच्चे आगे फैमिली बढ़ गई, तो कभी ऐसा हुआ तो नहीं इनसिक्योरिटी? ऐसा कुछ नहीं, या विश्वास था मेरा भाई कभी नहीं बदले? हमें पूरा विश्वास है अपने भाई है। तो जी, आप बहुत बहुत शुक्रिया इनके बारे में बताने के लिए, और आपका जो साथ रहा। आज समाज को इतनी बड़ी हस्ती मिली है, तो जाते जाते जनता के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम आप देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि संयुक्त परिवार जो है वो इस देश की और इस समाज की और हमारे सभ्यता की ज़रूरत है। बड़े सुख दुख ऐसे होते हैं, जो ऐसे दुख आते हैं जो बढ़ जाते हैं, और बड़े लोग मुझे कहते हैं कि काश मेरे भी भाई वैसे होने चाहिए थे, लेकिन उसके लिए पहले अपने आप को ढालना पड़ता है। जब तक त्याग मन में नहीं होगा तब तक ये परिवार जो है, और हमारे डोगरी में कहावत है, लोग कहते हैं जेड़े घर भैड़े तो वो लाहौर भी भैड़े। तो जो घर में अपने भाइयों को, माता पिता को धिक्कारते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म करते हैं, वो समाज को क्या देंगे। पहले जो शुरुआत होती है किसी की, वो घर से है कि जो आदमी एक घर को इकट्ठा रख सकता, वो समाज को भी रख सकता, वो देश के लिए उसकी सोच भी वैसी होगी। तो सोच तभी बनती है कि जब आप में स्वार्थ, निजी स्वार्थ कम हो, समाज को आप तभी दे पाएंगे। नहीं तो आपकी नज़र जो है ना वो भूखी रहेगी, आप तो दूसरी तरफ रहेंगे, तो समाज को नहीं दे पाएंगे। आज समाज को बड़ी ज़रूरत है, अच्छे लीडर आने चाहिए, अच्छे बच्चे आगे आने चाहिए, और व्यक्ति निर्माण ही सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारे आगे चुनौती है, कि हमें एक अच्छे भारतीय बच्चे जो हैं जिनको हम आगे वाली पीढ़ी के लिए तैयार करें, और यही कामना करते हैं कि हमारा भारत जो है वो विश्व गुरु बने, और जम्मू कश्मीर में भी स्थायी शांति आए। बहुत सी चुनौतियां आती हैं, हमेशा आती हैं, और फिर उसके बाद उसका हल भी निकलता है। आज जो चुनौतियां हैं वो कल नहीं होंगी, लेकिन मैं एक ही चीज़ जानता हूँ ज़िंदगी में, जो पुरुषार्थ है वो आपके साथ होना चाहिए। पुरुषार्थ करना चाहिए, कभी भी चुनौतियों से हारना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, उनको जूझने की क्षमता होनी चाहिए इंसान में, वो लड़ाई करने की आदमी की वो ताकत होनी चाहिए कि उन चुनौतियों के साथ लड़ाई करे
और देश निर्माण में जो भी अपना दे सकते हो। ना तो ये जीवन बार बार मिलता है, ना सत्ता बार बार मिलती है। जब आप चले गए तो लोग यही याद करेंगे कि कैसा इंसान था बस। तो कम से कम हम यही चाहते हैं कि कुछ निशान अपने ऐसे छोड़ जाएं कि जो जाने के बाद भी लोग याद करें कि अच्छा जी ये परिवार था, उनका ये किया हुआ है, उनका वो किया हुआ। तो ऐसी चीज़ें जो है वो मन में हैं। ईश्वर कहाँ तक उसमें सिद्धि प्राप्त करवाते हैं वो उनके ऊपर है। कई बार क्या होता है कि आपके मन में बड़ा कुछ होता है, सोचने को भी बड़ा कुछ होता है। बड़े लोग कहते हैं कि हम दान भी करें, लेकिन दो चीज़ें होती हैं, दान देने के लिए दिल भी चाहिए होता है। वो नहीं होता। कई लोगों को मैंने बड़े लोग देखे हैं कि ऐसे ऐसे इनके पास पैसा होता है कि बेड भरे होते हैं, बाद में कभी जब रेड होते हैं तो बड़े बड़े खजाने निकलते हैं, लेकिन जब दान लेने जाओ तो एक पैसा भी देना गवारा नहीं करते। तो ये जो भावना है कि आप अगर आए हो जीवन में तो इस समाज को क्या दे के जाते हो। और अंत में मैं एक ही बात कहूँगा कि इससे भी ज़रूरी, संयुक्त परिवार से भी ज़रूरी आज की डेट में सबसे बड़ा जो चुनौती है वो हमें मानवता के आधार पर ही जीवन को आगे ले जाना चाहिए। हमें जाति बंधनों से ऊपर उठ के एक भारतीय, एक नागरिक बन के एक इस देश को चलाने वाले बनना चाहिए। ये जो हमारे में अभी जो होड़ लगी हुई है, आपने देखा ही है कि कुछ पार्टियां जो है वो कई पर्टिकुलर जाति के ऊपर आधारित बन रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये पूरे समाज को साथ में लेके चलती है, पूरे देश को साथ में लेके चलती है। और भारत विश्व गुरु बने, यही कामना लेके भारतीय जनता पार्टी का जो है वो आधार है। और जो बेसिकली आप तो जानते ही, जो मूल आधार है हमारा, वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो सोच है उसके ऊपर प्रेरित है कि जो आखिरी व्यक्ति है कतार में उस तक हम उसका उत्थान करें। जो भी इतनी योजनाएं अगर मोदी जी ने चलाई हैं, कम से कम 1500 योजनाएं होंगी, 1500 के करीब करीब, हर समाज के हर वर्ग को उनके उत्थान के लिए उनका जो सोच है उसमें हमारा देखो क्रियान्वित तो हमने करना है। एक चीज़ है इम्प्लीमेंटेशन, एक है योजना बनानी, एक है उसको क्रियान्वित करना। तो वो जब तक आप श्रम दान नहीं देंगे अपने शरीर का, तब तक वो संभव नहीं है। तो और विजय, अगर बात करें आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, विजयपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंडर जितने भी इलाके आते हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, वहाँ के लोगों को अगर आप तक आपके घर नहीं पहुंच पाते किन्हीं वजहों से, तो कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा शख्स है जिसको उनको कॉल मिलाना है और वो आप तक पहुंच जाएंगे जाते जाते? बस हमारे 2 नंबर हैं, एक तो 9419199053, एक मेरा जो निजी नंबर है जो मेरे पास रहता है वो 9906122466 है। और मैंने कभी अपने आप को विजयपुर तक सीमित नहीं रखा है, क्योंकि सोच भी बड़ी रखी है, दायरा भी बड़ा रखा है। ना परिवार के ऊपर केंद्रित रखा है, ना ही कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर केंद्रित रखा है। जो भी आदमी हमारे पास आता है, जो हम कर सकते हैं, उसको मैंने पहले ही आपको बताया था कि तुरंत करने की कोशिश करते हैं, कि उसको डिले नहीं करना है, ताकि कहते हैं ना कि टाइम अर्न इज मनी अर्न। तो हमें जो समय है वो सबसे कीमती है। किसी आदमी का भी समय ना ही अपना जाया करना चाहिए, ना ही किसी का करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्र प्रकाश गंगा जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। तो जिस तरह से हमने आपको मिलाया एमएलए विजयपुर चंद्र प्रकाश गंगा जी से, और इनका कहना था कि जब भी आपको इनकी ज़रूरत हो किसी भी इशू पे ये बिल्कुल हाजिर होंगे, और अगर वो काम जेन्युइन होगा तो तुरंत हो जाएगा, आपकी चप्पलें नहीं घिसाई जाएंगी। फिलहाल जेके मीडिया में लूंगी इजाज़त, देखते रहे जेके मीडिया।